हेलो फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो स्पेशली दरोगा के लिए है। और देखिए, ये इसमें इतना सारा फैक्ट है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 15 सेट है। 15 सेट को आप रेगुलर अगर 15 दिन में देख लेते हैं तो मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार आपका दरोगा में रिजल्ट फाइनल होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट है और इससे हम लोग को हर एक फैक्ट को याद करना है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, कह रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। एक बात की आपको देशांतर पता ही है कि वैश्विक काल्पनिक रेखा, ये हो गया मेरा पृथ्वी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। वैश्विक काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसी को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और आपको एक अक्षांश आता है, तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, कह रहा है कि कितने देशांतर के बीच है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा देशांतर है ना, वो 83 से 88 के बीच है। एक आप ये गैप याद रख सकते हैं, 83 से 88 यानी कि देशांतर में 5 डिग्री का अंतर है। कितना, 5 का। जबकि 24 जो अक्षांश है ये 24 से लेकर के और 27 के बीच में है। ठीक है, 24 से 27 के बीच में। इसके बाद मिनट और सेकंड आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक आपको फिगर याद तो होना चाहिए, दो चीज कि मतलब ये एटलीस्ट होना चाहिए। अब देखिए कि हमको 83 से 88 पता है, उसके बाद मिनट सेकंड याद रखिए न रखिए, लेकिन इससे भी मेरा काम बन सकता है। तब देखिए तो 83 से 85, 83 से 85 यहाँ है, मतलब कि ये 83 से 88 के बीच देशांतर है, तो 83 से 88 यहाँ है और यहाँ 85 है। इसका मतलब ए गलत हो गया। दूसरा 83 से 88 के बीच में, ये 80 से 95 के बीच में, और ये 83 से 92, तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। 83 से 88 के बीच में ये मेरा इक्वेट सही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो कह रहा है कि बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। अब कहीं कहीं पश्चिमी देता है, एक्चुअली पूर्वी देशांतर इसलिए क्योंकि जो हमारा बिहार है, बिहारी क्या, इवन भारत, ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, इसीलिए पूर्वी का हम जिक्र करते हैं। ठीक है, अब कुछ भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं। अब देखिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज को आपको याद रखना है। जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86। समुद्र तल से जो है इसकी औसत ऊंचाई ये कितना है, 173 फीट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ और कभी कभी मीटर में पूछ देता है, तो कितना मीटर है, 53 मीटर। अब इसका अक्षांशीय विस्तार मैंने ऑलरेडी बताया कि एक आपको दो चीज तो पता ही होना चाहिए कि ये 24 से लेकर के और 27 के बीच है, यानी 3 डिग्री का अंतर है। तो आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। तो ये उत्तरी इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। क्लियर। अब 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की आबादी, भारत की आबादी का कितना है, तो 8.60% है। ये चीज याद रखिएगा। अब नॉर्थ से उत्तर से दक्षिणी विस्तार हमारा 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिमी विस्तार 483 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट इतना हमको बिहार के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, देखिए इतना सारा फैक्ट है इसमें जिसका कोई जवाब नहीं है। कह रहा है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। बिहार से अलग कर उड़ीसा को तो आपको पता है कि 1936 में बनाया गया था। अब कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत 1936 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार में आपको शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके आपको 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आपको जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था
ये आपको कब लगा था? 1911 में। अब आपको बताना है कि इस समय, एक क्वेश्चन, कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का वायसराय कौन था 1911 में, जिसके समय दिल्ली दरबार लगा था? ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। और ये इस समय कौन आया था? तो यूके के जो थे ना, जॉर्ज पंचम, वो आए हुए थे। ठीक है, अब देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई, इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? क्योंकि 22 मार्च को ही ये मतलब कि अधिसूचना जारी की गई थी, बिहार को क्या बनाया जा रहा है? एक अलग प्रांत बनाया जा रहा है। किसके साथ? उड़ीसा के साथ। 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा एक पृथक राज्य के रूप में क्या किया? कार्य करना शुरू कर दिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब बताइए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा को भारत के किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो ऑप्शन में आपको हो सकता है 1909 का पृथक निर्वाचन के, 1919 का अधिनियम के तहत, 1935 का अधिनियम के तहत। तो 1935 का अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया था? अलग किया गया था। ठीक है, अब 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के लगभग 46%, यानी लगभग कितना? 45.85% भूभाग को अलग करके 28वें राज्य के रूप में किसका? झारखंड का निर्माण किया गया था। और बिहार शब्द सर्वप्रथम तबकात नासिरी की एक पुस्तक है, मिनहाज उस मतलब तबकात नासिरी एक पुस्तक है, किसके? तो मिनहाज उस सिराज ने किया था। तो उसी में मिनहाज उल सिराज ने तबकात ए नासिरी में बिहार शब्द का पहला बार उपयोग किया था जिक्र किया था। एक क्वेश्चन आप लोगों से और, कि 19 आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि 1911 में, यानी इसी दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। कब? 1911 में ही कर दिया गया था। क्लियर? अब बताइए एक और क्वेश्चन, कि जब बिहार झारखंड की राजधानी बना, भले सॉरी, बिहार जो है, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ, तो झारखंड में कितने जिलों को मिला करके झारखंड बनाया गया था? ये ऑप्शन दीजिए। और उस समय बिहार में टोटल कितने जिले थे जब अलग हुआ? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3rd नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? तो ये मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। मीर कासिम का शासनकाल देख लेते हैं, 7 से 63 के बीच में होता है। बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी थी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और मीर कासिम के स्थान पर जुलाई 1763 को मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब क्या बोलते हैं इसको, सुजाउदौला के दरबार में शरण लिया था। ठीक है, उसके बाद 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और मात्र 23 ही जीवित बचा था। हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना को चर्चित किया था, जो जीवित मतलब उसमें से बचने वाले एक व्यक्ति था। और हॉलवेल बंगाल का कार्यवाहक गवर्नर के रूप में भी आपको कार्य किया था। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता दूं, इतना तो बहुत सारा हुआ आपको। ये जो मीर कासिम था मीर कासिम, जब ये मतलब इसको अपदस्थ कर दिया गया, तो वहां से क्या हुआ कि वो सुजाउदौला के दरबार में आ गया। तो सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउदौला प्लस मीर कासिम और प्लस मुगल दरबार का कौन था बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की संयुक्त सेना ने 1764
1764 में अंग्रेजों के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा। कौन? बक्सर का युद्ध। ठीक, और इसका बक्सर के युद्ध में इन तीनों की संयुक्त रूप से हार हुई थी और जीते कौन थे? अंग्रेज। और अंग्रेज का कौन सा अंग्रेज अधिकारी बक्सर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो नाम था उसका, हेक्टर मुनरो। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उसी का कुछ और है फैक्ट, ये ध्यान हमको रखना चाहिए। ठीक, क्या कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच अलीगढ़ की संधि। तो क्वेश्चन आएगा कि अलीगढ़ की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को। किसके बीच में? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दिया था, मोहम्मद अली बेग के द्वारा करवाया था। मीरन ने मोहम्मद अली बेग के द्वारा करवा दिया था। मीरन कौन था? तो मीर जाफर का पुत्र था। ठीक, अब प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला बंगाल का नवाब कौन था? तो यही था कौन? मीर जाफर, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का नवाब बनने वाला पहला व्यक्ति। मीर जाफर एक अयोग्य शासक था। अंग्रेजों ने इसे हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब था कब तक? तो 1760 से लेकर के 1740 से लेकर 1756 तक। और इसी का उत्तराधिकारी के रूप में कौन बना? तो ये सिराजुद्दौला बना। कौन? सिराजुद्दौला बना था। ठीक, वे मुगल नेताओं में से एक थे जिन्होंने बंगाल के आक्रमण के समय मराठा खिलाफ बर्धमान के युद्ध में जीत के लिए जाना जाता है। किसको? अलीवर्दी खान को। एक मुगल नेता ही था, मतलब उसी दरबार से संबंधित रखता था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कितने स्वर्ण पदक मिला हुआ है? तो जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ये कितना मिला हुआ है? तो बिहार को क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 स्वर्ण पदक मिला हुआ है। ठीक, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण पदक जीता। और 38वें खेल का आयोजन आपको 28 जनवरी से 14 फरवरी, आप देखिए डेट, एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये डेट इस टाइप के पूछा हुआ था, तो आप याद रखिए कब हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक, कब? तो 2024। कहाँ आयोजन हुआ था? तो उत्तराखंड के 11 शहरों में, यानी कि ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। कितने शहरों में? 11 शहरों में। कितना स्वर्ण पदक जीता? तो 1 स्वर्ण पदक। कब हुआ था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी खुशबू ने अपने सहयोगी पायल प्रीति और निखत खातून के साथ मिलकर ट्रिपल लॉन बाउंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाई। और 30वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के खिलाड़ी को कुल 12 पदक जीतने में सफल हुए, जिसमें क्या था? 1 स्वर्ण था, 6 रजत और 5 कांस्य पदक था। तो ये आप एकदम याद रखिएगा कि 38वें खेल में बिहार को टोटल कितना पदक मिला? तो 12 मिला था, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक था। और 30वें खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम सेवाएं यानी सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड रही। सर्विसेज ने इस खेल के 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ कुल 121 पदक जीता। और इन्हें क्या मिला? भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिला हुआ है। भलिंदर सिंह ट्रॉफी का संबंध किससे? ये आप क्या होगा? राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए किसको मिला? तो भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिला हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य, सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। अब असम राज्य में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर? तो 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहथी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1998 में एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। सोनाई रूपाई नदी के नाम पर ही आपको क्या पड़ा हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। तो कभी पूछ देगा कि सोनाई रूपाई नदी कहाँ है? तो असम में, और इसी के नाम पर इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। आपको पता ही होना चाहिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था।
राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस नवंबर 2023 के अनुसार भारत में 573 वन्य जीव अभयारण्य है। यानी कि नवंबर 2023 के डेटा के अनुसार भारत में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 523 है। ये आपको डेटा याद रखना होगा। अब आपको पता होना चाहिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 12,03,762 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये सब? मतलब कि टोटल वन्य जीव जो अभयारण्य है वो टोटल कितने क्षेत्रफल पर है? तो 12,03,762.56 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। टोटल क्षेत्रफल का कितना है? 3.76%। अब भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, और इस बार 32,87,263 किलोमीटर का कितना? तो 3.76 क्या है? आपको वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि मतलब कि वो दूर किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि जो होता है वो दूर किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो अब देखिए किसके द्वारा आंखों में निकट दृष्टि दोष मतलब कि दूर किया जाता है। तो एक आपको बता दे रहा हूं कि जब पूछेगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें पूछता है कि किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए यहां एक चीज आप ध्यान रखें, दूसरा याद है, यहां है दूर, तो दू ऊ आ रहा है ना, दू, तो दू में ऊ आ रहा है तो ऊ से हो जाएगा उत्तल। यानी कि दूर दृष्टि में किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग होंगे। दू माने ऊ और ऊ से उत्तल, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब जो बच गया वही किसमें प्रयोग होगा? निकट दृष्टि। तो कौन सा बच गया हमारा? तो आपको अवतल, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस ट्रिक से आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं। दू माने ऊ, ऊ माने उत्तल, दूरदृष्टि में उत्तल, तो इसका मतलब निकट में किसका प्रयोग करेंगे हम? अवतल लेंस का। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा आंखों के निकट दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को ही मायोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। ठीक, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। देखिए निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट दृष्टि दोष को निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी? धुंधली दिखाई देगी। मायोपिया रोग से ग्रसित रोगी के सामने अवतल यानी घुमावदार लेंस का उपयोग करके दृष्टि को वापस रेटिना में स्थानांतरित करके इसे स्पष्ट करके निकट दृष्टि दोष को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। अब अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को आंखों में जाने से पहले फैला देता है जिससे वे रेटिना पर सही तरीके से क्या होता है? फोकसित हो जाता है। क्लियर? ये हमारा हो गया, हम क्या हो गया? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस ही बोलते हैं क्योंकि ये फैलता है, आंखों पे जाकर ना ये फैला देता है। ठीक, जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। ये आएगा तो ये मतलब कि एक दूसरे से मिल जाती है, एक जगह फोकसित होता है। तो ये हो गया हमारा अपसारी लेंस और ये हो गया अभिसारी लेंस नीचे वाला, और ये हो गया अपसारित क्योंकि ये फोकसित कर दे रहा है। इसके जांच में ऑप्टोमेट्रिक से परीक्षण का पता लगाया जाता है। इसके जांच ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपको निकट दृष्टि दोष का जांच किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा। ये आप टर्म याद रखिएगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। द्विफोकल लेंस को जरा दूरदृष्टि दोष यानी कि द्विफोकल लेंस से कौन सा बीमारी ठीक किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकल लेंस। बेलनाकार का प्रयोग आपको एस्टिग्मेटिज्म दोष को दूर किया जाता है। आई बात समझ में? एस्टिग्मेटिज्म दोष से बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। माने कि एस्टिग्मेटिज्म दोष अगर किसी व्यक्ति की आंख में है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? बेलनाकार लेंस का। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
7वां नंबर। अब देखिए कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। देखिए आपको लगेगा कि अभी तक इतना 7 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसमें इतना सारा आपको फैक्ट मिलेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इंसुलिन आपको पादप हार्मोन नहीं है, जबकि इथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन ये जो है आपको पादप हार्मोन नहीं है। क्या है? इंसुलिन। आपको पता हो कि इंसुलिन जो मधुमेह वगैरह होता है किसी व्यक्ति के शरीर वगैरह में, तो उससे संबंधित है ये। तो ये तो मानव में होता है, बोलता है ना कि हमारा बहुत ज्यादा शुगर का बीमारी हो गया है, तो शुगर की बीमारी किसी पेड़ पौधा में सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं, तो इसका मतलब ये मनुष्य से संबंधित है, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एक सही हो जाएगा। ठीक। इंसुलिन एक मानव हार्मोन है, देखिए यहां लिखा हुआ है, जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। अब देखिए इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। ये फैक्ट एकदम याद रखिएगा, पूछता है दरोगा के एग्जाम में। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय कहाँ? अग्नाशय से ही इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है। ठीक। अब एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करता है। कौन सा अंतःस्रावी? तो ये यकृत है। यकृत एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम करता है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, यह कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। तो साइटोकाइनिन का क्या काम रहता है? तो ये कोशिका विभाजन को और उसकी वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। जिब्रेलिन एक पौधा हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या? एक पौधा हार्मोन है, यह पौधों के वृद्धि और विकास के लिए सहयोग करता है। यानी जिब्रेलिन जो होता है ना, पौधा के विकास और उसकी वृद्धि में सबसे सहायक होता है। ये एक पौधा पादप हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है। एथिलीन भी क्या है? गैसीय पादप है, जो कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। यानी एथिलीन जो है ना, एकमात्र है जो गैस के रूप में पाया जाता है, और इसी का उपयोग जो किया जाता है किसको? फल पकाने में, जैसे आम वगैरह पकाया जाता है ना, तो उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा? तो ये अस्थि और दंत, कौन सा? अस्थि और दंत के निर्माण है तो किसकी आवश्यकता होती है? अब बताइए। कहते हैं ना मेरा हड्डी कमजोर हो गया है, तो हड्डी कमजोर हो गया है तो कहते हैं यार कैल्शियम खाओ, या कैल्शियम। और उसके बाद क्या बोलते हैं? फास्फोरस। क्या बोलते हैं? फास्फोरस। ठीक। तो देखिए अस्थि और दंत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया सोडियम, ये नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, लौह तो होगा ही नहीं, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस का ही हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो अस्थि और दंत निर्माण के लिए क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस। अब चलिए कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में जस्ट 1 सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए, बस 1 मिनट। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, हाँ क्या क्वेश्चन था कि आपको अस्थि और दंत के निर्माण के लिए तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब कैल्शियम स्वस्थ अस्थियों दांतों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशियों को विश्राम और करने और सिकुड़ने में मदद करता है। यानी कि रेस्ट करने में और अस्थि को सिकुड़ने में भी किसका हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? कैल्शियम। ठीक। तंत्रिका तंत्रिका कार्य प्रतिरक्त के थक के रक्तचाप के नियमन और प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फास्फोरस जो होता है स्वस्थ अस्थियों दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक कोशिका और तंत्र के उस भाग में पाया जाता है जो अम्ल और क्षार संतुलन बनाए रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या करता है? अम्ल और क्षार में संतुलन बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? फास्फोरस करता है। दांतों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम मुख्य तत्व है। यानी इसके मिश्रण से ही क्या करता है? दांत का निर्माण होता है, जो सबसे कठोर बात। अब बताइए जो दांत होता है ये संक्षारित नहीं होता है, तो इसके दांतों के ऊपर
किसकी एक परत जमी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसका नाम ई से है। हड्डियों के निर्माण निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं कोशिकाएं नामक नामक कोशिकाएं अहम भूमिका निभाती है। यानी कि हड्डियों के निर्माण में किस कोशिका की अहम भूमिका होती है? ऑस्टियोब्लास्ट उसका नाम है। दांतों को बनाने वाले चार तत्व, इनेमेल, डेंटिन, सीमेंटम और पल्प, ये आप याद रखिए। दांत के निर्माण में चार मुख्य तत्व ऊतक कौन कौन से हैं? तो इनेमेल हो गया, डेंटिन हो गया, सीमेंटम हो गया और पल्प हो गया। दांत कार्बनिक और कार्बनिक दोनों संयोजक से बने होते हैं, यानी कि आपको कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों चीजों से बना होता है हमारा कौन सा? दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में एस्टेलारिया बेंगालेसिस एस्टेलारिया बेंगालेसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? एस्टेलारिया, ये करंट का क्वेश्चन है तो इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में एस्टेलारिया बेंगालेसिस नामक एक नई पौधे की खोज की गई है। पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग में एक पौधे जड़ी बूटी वाला एस्टेलारिया बेंगालेसिस की पहचान की गई है। अब ये आपको 2245 से 2450 मीटर की ऊंचाई पर कीचड़ वाली मिट्टी ढलानों पर उगता है। देखिए, जिसकी हाइट यानी कि ऊंचाई पर उगता है, धरती पर तो मतलब होगा नहीं, मतलब कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? तो ये आपको कितना हो जाएगा? 2245 से लेकर के 2450 मीटर की जो ऊंचाई हो, वहां पर एक पंख यानी कीचड़ वाले मिट्टी ढलान है, वहीं पर यह मिलता है। केरल में पाए गए एस्टेलारिया मैक्लिंटोकिया के समान है। मैक्लिंटोकिया कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। एस्टेलारिया बेंगालेसिस कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। एस्टेलारिया बेंगालेसिस एक वार्षिक जड़ी बूटी है जो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें सफेद फूल कोई सहपत्र नहीं, तीखे नुकीले बीज होते हैं। भारत में एस्टेलेरिया के लगभग 22 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें ज्यादातर हिमालय में ही स्थित है। और नई प्रजाति को IUCN की रेड मतलब डेटा की कमी के रूप में आंका गया है। ठीक है, तो इसका डेटा कमी है, कुछ खास नहीं है, तो इसलिए उसको रखा गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है? अब देखिए, बहुत सारा युग्म होता है ना, जो आपको क्या बोलते हैं? विषाणु के कारण होता है। कुछ हो जाएगा कि जीवाणु के कारण होगा। आप मेरा NCERT सीरीज है, उसमें इसको बहुत अच्छे से भी बताया गया। अब साइंस वाला कुछ ही मतलब दिनों में साइंस का भी शुरू किया जाएगा, जबकि नोट्स मेरा ऑलरेडी बन के रेडी है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पोलियो होता है ये विषाणु के द्वारा बना होता है। ठीक है, तो पहला एक तो सही है, यानी इसमें जिसमें पोलियो नहीं है वो ऐसे ही गलत। एक हो गया मलेरिया। अब मलेरिया जो होता है ये किससे होता है? तो मलेरिया आपको जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन बर्ड फ्लू और पोलियो ये सही ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए, कह रहा है पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण कौन है? विषाणु है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। पता होना चाहिए कि विषाणु आपको क्या बोलते हैं? ये सजीव और निर्जीव दोनों की भूमिका निभाता है। जब तक वो जीवित कोशिका में नहीं होता है वो एक निर्जीव की भांति भूमिका निभाता है, और जब वो सजीव में चला जाता है, मतलब किसी जीवाणु में जीव में चला जाता है, तो किसकी भूमिका निभाता है? जीवित कोशिका की। इसकी खोज जो है आपको 1892 में दिमित्री इनावोस्की के द्वारा किया गया था। इनावोस्की के द्वारा किया गया था, और ये आपको है टोबैको एंड मोजैक वायरस के रूप में तंबाकू के पौधों पर रोग का अध्ययन करने के दौरान देखा गया था। इन्होंने तंबाकू का जो पौधा होता है इस पर इन्होंने क्या किया? देखो, छोटे छोटे फफूंद के रूप में कुछ जमा हुआ है। ठीक, तो इसको इन्होंने मतलब खोजा तो पता चला क्या है वो? आपको मोजैक वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस। तो इसका खोज किसने किया? इनावोस्की ने किया था 1892 में। अब देख लीजिए कौन कौन होता है विषाणु से। तो अब देखिए,
एड्स हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक चिकन पॉक्स हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, हर्पीज हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये सभी जितना भी रोग है ये किससे होने वाला रोग है? ये आपको विषाणु से होने वाला रोग है। तो विषाणु से जो होता है इसमें क्या होता है? आपको एड्स से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, जबकि पोलियो से गला, रीढ़ और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से कौन सा? श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स से संपूर्ण शरीर पर त्वचा, मतलब कि संपूर्ण शरीर पर वो छोटा छोटा क्या होता है, मतलब कि फोड़ा टाइप का हो जाता है। उसके बाद चिकन पॉक्स में, फिर चेचक में देखते हैं संपूर्ण शरीर ही इससे प्रभावित होता है। आपको खसरा में, इस खसरा भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रैबिज जो होता है आपको तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रैबिज जो कुत्ता काटता है ना, तो उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और ये इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। कौन सा? हाइड्रोफोबिया, यानी कि उस व्यक्ति को पानी से ही डर लगने लगता है। हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी हमारे यकृत को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन की वजह से आपको यहाँ पर कम से कम 20 फैक्ट मिल गया। अब इस चीज ये फैक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अफीम पुष्प पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? अधपके फल से, यानी कि जब फल पूरा न पूरा कच्चा होता है न पूरा पका रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अधपके फल। और उसी से अफीम के पुष्प प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अफीम पुष्प पौधे के अधपके फल के भाग से प्राप्त किया जाता है। पुष्प के अधपके फल से अफीम प्राप्त किया जाता है, जबकि पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है, रंध्रों की सहायता से श्वसन में सहायता करती है। अफीम पुष्प अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे से जो दूध यानी लेटेक्स निकलता है सुखाकर बनाया जाता है। अफीम किससे बनाया जाता है? तो पौधा का जो दूध निकलता है ना, उसको सुखाया जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? अफीम। अब एक मुझे क्वेश्चन बताइए कि कौन सा मुगल जो बादशाह था जो अफीम का आदी था? और कौन सा था? अफीम का आदी था, और इसी कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और इस अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पॉपवेर सोमनिफेरम। पॉपवेर सोमनिफेरम इसका नाम है। तो इसके खेती में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मतलब किया जाता है या सूचित किया गया। अफीम पोस्ता सूखे फल के छिलके को डोडा कहा जाता है, यानी अफीम फल के पोस्ता जो होता है ना, तो पोस्ता के सूखे फल के छिलके को डोडा कहा जाता है। अफीम से मॉर्फिन, मॉर्फिनथेवेन और कोडीन प्राप्त किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि अफीम से मॉर्फिन, बेन और कोडेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहां हुआ था? हिटलर का जन्म कहां हुआ था? आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरुआत हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, और उसी में जर्मनी का मुखिया कौन था? हिटलर था। तो हिटलर का जो जन्म था आपको ब्रोनो एम इन में हुआ था। कहां पे? ब्रोनो एम इन में। हिटलर का जन्म ब्रोनो एम इन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन सीमा के पास एक छोटे ऑस्ट्रियाई शहर ब्रोनो एम इन में हुआ था, यानी कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां पे? ऑस्ट्रिया के कौन प्रांत में? ब्रोनो एम इन में हुआ था। 1933 में हिटलर ने नाजी पार्टी के नेता के रूप में जर्मनी का चांसलर बना था। आई बात समझ में? और 1934 में फ्यूहरर अंड रिच स्कैंजलर की उपाधि प्राप्त की। तो फ्यूहरर अंड रिच स्कैंजलर की उपाधि किसको मिला था? तो ये किसको मिला था? हिटलर को मिला था। अब देखिए, यही 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण कर दिया। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? आप मुझे कमेंट में बताइए।
द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि पोलैंड पर तक क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब कि जर्मनी ने सबसे पहले किस देश पर आक्रमण किया, तो देश का क्या नाम था? पोलैंड था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया था। कहा जाता है कि वो चैम्बर में लाश हालांकि मिला नहीं था। हिटलर की अपनी आत्मकथा मेन कैंप जो है कौन जर्मनी भाषा में लिखा था, यानी कि मेरा संघर्ष। मेन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष, यानी कि ये जब वो जेल में था ना, तब उन्होंने क्या लिखा था? ये उस अपनी आत्मकथा मेनकेफ लिखा था। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु 2 अगस्त 1934 के बाद हिटलर राष्ट्रपति पद भी प्राप्त कर लिया था। जैसे अभी आप रसिया में देखेंगे तो जो आपको पुतिन है, वहां प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का शक्ति का यूज कौन करता है? पुतिन कर रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो उसी तरह जब ये प्रधानमंत्री बना था, उसके बाद जो वहां का जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग था, उसका भी पदवी क्या कर लिया? खुद ही धारण कर लिया, और जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया कौन? हिटलर। अब देखिए क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये देखिए, ये लगभग हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको? भारी पानी को बोला जाता है D2O। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक होता है H1, H2 और H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये हो गया आपको ड्यूटेरियम, और ये हो गया ट्राइटियम। क्या हो गया? ट्राइटियम। और इसी में H2 जो है ना, ड्यूटेरियम, इसी को क्या बोला जाता है? D2O। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? भारी पानी बोला जाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि भारी पानी क्या होता है? ये भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, भारी पानी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर ग्रेफाइट रहे तो हमारा वो भी आंसर होगा। परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण जिसमें परमाणु अभिक्रियाएं शुरू की जाती है और नियंत्रित होती है, स्थिर दर पर बनी रहती है। ठीक, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो परमाणु रिएक्शन होता है ना, जो 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है आपको नाभिकीय रिएक्शन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय रिएक्शन में ना एक परमाणु टूट करके 3 परमाणु का निर्माण करता है। आई बात समझ में? फिर ये 3 परमाणु 3 परमाणु का निर्माण करता है। अब देखिए ये तो आपको बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इस रिएक्शन को मंद करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि एक परमाणु टूटा और 3 परमाणु, तो 2 परमाणु को क्या करता है? भारी जल ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये आपको क्या है? नियंत्रित अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब परमाणु रिएक्टर विखंडन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक का आवश्यकता होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। आपको भारत में थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। 1 माइक्रोन कितना लंबाई होता है प्रदर्शित करती है? तो 10 के पावर -4 होता है। अब 10 के पावर -4 ये सेंटीमीटर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 1 गुने 10 के पावर -6। ठीक, और एक एम बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इतना मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो वही है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए। तो ये जो है ना पॉजिटिव है, यानी ये कितना आ जाएगा? 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर -6। अब देखिए, ये जब बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या होता है? बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 10 के पावर +2 -6 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 फुट कितने? 12 इंच के बराबर होते हैं। 3 फुट 1 यार्ड के बराबर होता है। 3 फुट 1 यार्ड के बराबर। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। जबकि 1 माइक्रोमीटर जो होता है 0.001 मिलीमीटर, यानी कि इसको लिखा जाता है 1/1000 mm के बराबर होता है। ठीक, तो इस चीज को आप
याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखिए ये हुआ धूल कण, यहां से प्रकाश आया। अब प्रकाश का चारों तरफ छितरा जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में धूल और पानी के कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ठीक, नीला प्रकाश छोटी तरंगों के रूप में यात्रा करता है, इसलिए यह नीले प्रकाश की तरंग अन्य प्रकाश की तुलना में सबसे कम होती है। प्रकीर्णन एक समान भौतिक प्रक्रिया। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव या छितराना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में न्यूनतम होता है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? नीला रंग जो होता है ना वो अधिकतम होता है। नीला रंग क्या करता है? अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग जो होता है लाल रंग में न्यूनतम होता है। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होगा? लाल में होगा। इसीलिए सिग्नल जो होता है ना, सिग्नल ट्रेन वाला, तो वहां रेड का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? एक पहली तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, और दूसरी कि इसका तरंग दर ज्यादा होता है, यानी दूर से ही आपको दिखाई दे देगा। तो ये आप दोनों याद रखिए। क्या लाल रंग के तरंग प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 16 नंबर। सॉरी, हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो 17 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो कुछ डिस्टरबेंस के कारण थोड़ा सा मेरा लैपी जो है बंद हो गया। हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 16 नंबर। कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल, डेसिबल आपको पता है किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो डेसिबल होता है इस्तेमाल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और डेसिबल कौन कौन सा महत्वपूर्ण उदाहरण वगैरह है कुछ समझते हैं। व्यस्त ऑफिस में ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल हो सकता है। व्यस्त सड़क के किनारे फुटपाथ पर शोर का जो स्तर होता है ना 75 डेसिबल हो सकता है। आपको जंबो जेट रनवे पर 120 डेसिबल ध्वनि दर्ज की जाती है। मतलब कि जो जेट वगैरह होता है ना वहां पे। एक अच्छी नींद के लिए आमतौर पर 35 से 40 डेसिबल से नीचे स्तर होना चाहिए, तभी आपको नींद आएगी। अब मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके बगल में कोई भुनुर भुनुर या कुछ कुछ बात कर रहा है, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो वहां पे कितनी होना चाहिए? आपको 35 से 40 डेसिबल से कम होना चाहिए। अगला WHO के अनुसार 65 डेसिबल ज्यादा शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यानी कि जहां पर 65 से ज्यादा डेसिबल से कहीं आपकी आवाज आ रही है तो क्या माना जाएगा? उसको हम क्या मानेंगे? प्रदूषण मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 17 नंबर कि कमरे में लगा हुआ एक वातानुकूलित
वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है, यानी कि जो होता है, जो एसी लगा रहता है उसको, वो किस चीज को नियंत्रित करता है, तो आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। जाहिर सी बात है, जब हम एसी में बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, यानी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और थोड़ा सा सिमसिमाहट टाइप का, चिपचिपा टाइप का थोड़ा सा लगने लगता है, तो क्या होता है, आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वातानुकूलित कमरे के केवल आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। वातानुकूल संयंत्रों में बाह्य वायुमंडल की वायु छनने के बाद अंदर जाती है। क्लियर। सामान्यतः वायु को शीतल करने में संवेदी ऊष्मा और आंतरिक ऊष्मा की ऊर्जा का गर्म वायु की अपेक्षा कम तापमान अथवा प्रत्येक संवहन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, वातानुकूलित यानी एसी में शीतल यंत्र में अतिरिक्त तापक यंत्र भी लगा रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर के माप करता है। एसी का आविष्कारक कौन था, तो ये कैरियर था। कौन था, कैरियर। और एक एसी का आदर्श तापमान कितना के बीच होना चाहिए, तो 24 से 26 के बीच में होना चाहिए। जो एसी है, हम लोग क्या करते हैं, जब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां 20 करवा देते हैं, लेकिन नॉर्मल कितना होना चाहिए, 24 से 26 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। अब आइए क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये देखिए क्यों किया जाता है, तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने दो कारण आपको बताया था, एक प्रकाश का प्रकीर्णन और दूसरा तरंग दर सबसे ज्यादा। तो यहाँ देखते हैं, क्या आंखों को आरामदायक, बिल्कुल गलत। प्रकीर्णन सबसे कम, तो यही आंसर होगा। प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। संकेत के खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरण अन्य सभी दिशाओं में पुनः प्रेषित हो जाती है। जब इसके उपयोग के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलनीय आयाम कोणों से गुजारा जाता है, तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सिंपल आप समझिए ना, कि किसी भी कण पे प्रकाश का पर के चारों तरफ छितरा जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सफेद प्रकाश में तरंग दैर्ध्य के क्रम, यानी सफेद जो होता है ना, वो 7 प्रकाश से मिलकर बनता है। विवग्योर होता है, GYOR, यानी वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, आपको येलो, और ग्योर, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड होता है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सब मतलब तरंग दैर्ध्य का क्रम, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, लाल का, जबकि सबसे कम बैगनी का। लाल प्रकाश में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, इसलिए यह कम से कम प्रकीर्णित होता है और अधिक दूरी तय करता है। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती। लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के संकेतों में किया जाता है, ताकि उसे दूर से ही देखा जा सके। ठीक है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से कौन सा लाफिंग गैस के रूप में होता है। मुझे भी एक बार इंटरव्यू में लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा गया था। तो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हंसाने वाला गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्या होता है, ये 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, N2O। ठीक, यानी ऑक्साइड से, यानी क्या हो जाएगा, N2O। क्लियर। अब देखिए, कमरे के तापमान पर यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है, जिसमें हल्की धातु की गंध और स्वाद हल्के मीठे होता है। ठीक, घनत्व कितना होता है, घनत्व याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका गलनांक क्वथनांक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है। अब उस रसायन को बताना है कि जिसको फल पकाने में उपयोग लाया जाता है, तो कौन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। पहले आप सुने होंगे बचपन में, जब केला वगैरह पकाया जाता था तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे जाके कार्बाइड लेके आओ। तो एक्चुअली कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे बोलते हैं ना, ये जो मोटरसाइकिल चलाते हैं
तो रियल में होता है एक्सेलरेटर। क्या होता है? एक्सेलरेटर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं गांव में? एस्लेटर। तरह एस्लेटर। तो एक्सेलरेटर होता है क्योंकि एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर बना हुआ है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो फॉलो के पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया द्वारा एसिटिलीन का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग कपूर बनाने में, धातु को काटने जोड़ने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में निश्चेतक के रूप में। अब देखिए एसिटिलीन का क्या क्या उपयोग दे दिया। क्या हो गया? आपको कपूर बनाने में उपयोग किया जाता है, धातु को काटने जोड़ने में भी किया जाता है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है, किसी को बेहोश करना है निश्चेतक तो उसमें भी किया जाता है। ठीक, एथिलीन गैस का प्रयोग भी कच्चे फलों को पकाने उसके संरक्षण में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल लौह से सल्फर हटाने में भी किया जाता है, यानी लोहा से अगर शुद्ध लोहा करना है तो उसे सल्फर हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। अब देखिए एथिलीन फलों में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप में कौन सा एक हार्मोन है? एथिलीन फलों में पाया जाने प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन है। क्या? एथिलीन। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र हार्मोन है। आपको पहले भी क्वेश्चन हमने बताया था इस क्वेश्चन को कि क्या है? एक तो पादप हार्मोन है प्लस गैसीय रूप में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। क्लियर? चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप में उत्पन्न होती है? देखिए ये क्वेश्चन है, हमने इसमें टोटल कितना है? 100 क्वेश्चन बताना है मुझे दरोगा में, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अभी फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको शाम में मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है तो एक लेक्चर 2.5 घंटा 3 घंटे का बनाना अच्छा नहीं रहता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा मेरा? सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में काम करता है, यानी जीवाश्म ईंधन जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। लाफिंग गैस का N2O होता है। क्या होता है? N2O। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? SO2। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो एक वायु प्रदूषक है। प्रभाव से श्वसन नली में इपिथीलियम में उत्तेजना, श्वास लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, सिर दर्द जैसी समस्या होती है। पता ही है कि जब हम लोग शहर में रहते हैं तो कितना ये सब प्रदूषण होता है, तो कभी सर दर्द क्या क्या बहुत सारा होने लगता है। वायुमंडल में कितना? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कितना है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21%। ये दोनों याद रखना है, यही जो 20.9% है तो वही 21% है। SO2 मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधे पर सभी के लिए हानिकारक होता है और यह पानी में आसानी से घुलनशील होता है, जो SO2 होता है। अम्लीय वर्षा के अम्लीकरण को बढ़ाता है और ये अम्लीय वर्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? SO2। अब देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? ठीक, तो आपको ट्रांसफार्मर का आपको देखिए या तो मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव के लिए और निम्न से उच्च यानी कि उपापचयी और अपचयी दोनों के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचयी करने के लिए किया जाता है। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब हम इसका देखते हैं और क्या क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई करने के लिए किया जाता है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। केवल प्रत्यावर्ती यानी ये जो है ना ट्रांसफार्मर केवल AC के लिए यूज होता है। अब DC के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर कोड में नर्म लोहा से बनाया जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? अधिक होती है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक सेकेंडरी कुंडली। पर ट्रांसफार्मर 2 तरह का, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
यानी कि निम्न विभव की विद्युत धारा को उच्च विभव की धारा में बदलने के लिए स्टेप अप, यानी कि स्टेप अप यानी कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी निम्न से उच्च कर रहे हैं तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उच्च उच्च विभव को निम्न कर रहे हैं तो स्टेप डाउन, यानी कि अब कदम नीचे करें डाउन करें, यानी कि उच्च से निम्न करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पूछल तारे के बारे में कह रहे हैं, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किधर होती है। देखिए ये हमारा जो सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कोई पूछल तारा हो गया। तो जब ये सूर्य के पास आता है ना तो इस क्या होता है कि इसका पूंछ होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे जाता है तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए पूछल तारा हो गया और ये परिक्रमा कर रहा है तो इसके पीछे वाला चीज ना पिघलने लगता है, एक पूंछ के रूप में पीछे वाला जो है ना लहरदार रूप में बन जाता है। तो सूरज के से हमेशा दूर बनता है। आई बात समझ में, सूरज से हमेशा दूर, यानी कि उसकी पूंछ होती है, पूंछ तारे की पूंछ ही होता है तो पूंछ क्या रहेगा, यानी जो भी तारा होगा यानी उसके पीछे होगा तो सूरज से दूर स्थित होता है, सूरज की ओर नहीं होता है। क्लियर, यानी कि पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। चट्टान, धूल और जमी गैसों से मिलकर बना एक खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, पूछल तारा। आप मेरा एनसीईआरटी का सीरीज देखिए, वहां बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ। उसके बाद आप कॉमेंट जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में आया हुआ था। धूमकेतु या पूछल तारा जब सूर्य से नजदीक आता है तो गर्मी से पिघल कर गैस और धूल के रूप में निकलती है। पूछल तारे का सिर चमकीला होता है। हैली जो है, हैली एक पूछल तारा है जो 76 वर्षों में एक बार देखा जाता है, ठीक है, यानी उसका परिक्रमण काल कितना, 76। अब जो जो हैली होगा ना वो जो अब बाद वाला जो देखा जाएगा 2062 में देखा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अंतिम बार 1966 में देखा गया था, अगली बार यह 62 में देखा जाएगा। नंगी आंखों से देखा जा सकता है पूछल तारे को। आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी पिंड से मतलब दूर या अंधेरे में रहता है। सूरज के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित और असम केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये सूरज का चक्कर लगाता है। कौन सा, आपको पूछल तारा। सामान्य अवस्था में पूछल तारा कॉमेट बिना पूंछ वाला होता है। सामान्य अवस्था में जो पूछल तारा होता है बिना पूंछ वाला, और पूछल तारा जो होता है हम मतलब वो एक प्रकार का उसके जो पूछल होता है टोड, कुछ ऐसा नाम है जो बोला जाता है। लेकिन इतना फैक्ट आप लोग क्या कीजिए, याद रखिएगा। ठीक, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये आ गया चराई, यानी हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है चराई या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, यानी कि घड़ी कर, घड़ी कर, चरी कर, ये सब घड़ी कर माने घर वाला, झोपड़ी पर भी, चराई पर भी कर लगाया था। तो एकमात्र सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, तो इसको याद रखेगा। अब देखिए घराई, घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घराई कर घर भवन वगैरह पर लगाया जाता था, और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, यह कर भी मध्यकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। जलालू फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, कब, 1290 में। ठीक, 1290 में। तो इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या हो जाएगा, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, यानी कि लगभग आपको 4 और इधर 20 साल शासन किया था। 20 साल में ही तबाही मचा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ही था जो सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना का नींव रखा था। घोड़ा को दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, यानी दाग और हुलिया प्रथा का निर्माण किसने किया था, आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मूल नियंत्रण यानी बाजार को दृढ़ता से लागू करवाया था। कहा जाता था कि कोई व्यापारी अगर 100 ग्राम डंडी मारता है तो कहता था कि 100 ग्राम मांस उसके शरीर से काट लो, इतना मतलब भयानक वो लागू किया था। इसीलिए कोई मतलब करता ही नहीं था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, जमैयत खाना, मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं कराया था। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर द्वितीय घोषित किया था, यानी सिकंदर एसानी का उपाधि किसने लगाया था खुद को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। और बचपन का नाम गुरसास्प था, यानी क्वेश्चन आएगा कि बचपन किसके, बचपन का नाम गुरसास्प था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। और घड़ी कर और खिलजी लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी यही था। अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में लगान का पैदावार का 1/2 यानी 50% ये टैक्स लगा दिया था। ठीक है, मकान कर और चराई कर भी 2 अलग अलग टैक्स लगाया था। चलिए, तो इतना इतना सारा फैक्ट हो गया। जो ये फैक्ट अगले
कभी क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सिकंदर लोदी ने आपको आगरा शहर का नींव रखा था कब? 1504 में। ठीक, क्लियर, 1504 में। अब मुझे बताइए कि चलिए तो क्वेश्चन दिया ही हुआ। मध्ययुगीन सुल्तान सिकंदर लोदी को आगरा शहर की नींव डालने का रखा गया, सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। यानी 1506 में राजधानी को परिवर्तित करके आगरा बता दिया। यानी भारत की राजधानी कहाँ हो गई? आगरा हो गई। कब? 1506 में। ठीक, और ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखता था। वो जो कविता लिखता था किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का चलन करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था। इब्राहिम लोदी जो था आपको क्या बोले, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको कब हो? 1526 में। ये बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन? वही सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों को अपने अधिकार में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आगरा के रूप में मतलब नवीन नगर बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो आएगा कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसको हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जो है मतलब कि किसके काल में जो जौनपुर को सिराज बोला गया? ठीक है, यानी कि वहां जो शिक्षा वगैरह का केंद्र था, तो किसके समय में सबसे ज्यादा वो प्रचलित हुआ? ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम आते हैं। कह रहा है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में था? इब्न बतूता पता ही आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। कब आया था? तो ये 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सुल्तान ने 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? चाइना भेजा था। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं को मतलब करने के एक किताब लिखा था, जिसको क्या बोलते हैं? किताब उल रेहला। तो कभी सिर्फ रेहला भी आता है। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? आपको इब्न बतूता हो जाएगा। क्लियर? तो इतना सारा फैक्ट आप ध्यान रखिए। और है यह जो पुस्तक है ना रेहला, ये अरबी भाषा में है। आई बात समझ में? किस भाषा में? अरबी भाषा में। विरोधों का मिश्रण असफलताओं का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता है। मध्यकालीन सभी इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति था। यही कहा जाता है कि जैसे अभी चुनाव है तो इसमें बहुत सारा चर्चा चलता है कि कौन 9वीं फेल है, कौन क्या है। तो इस बात से डिपेंड नहीं होता है कि इंसान जो पढ़ा लिखा है वो बहुत अच्छा होगा, जो अनपढ़ वो बहुत खराब होगा। आज देखिएगा कि सबसे पढ़ा लिखा इंसान ही सबसे ज्यादा क्रूर भी हो जाता है, सबसे ज्यादा वो भ्रष्टाचार करता है, सबसे ज्यादा लूप होल वही करता है। एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या ही करेगा? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पढ़ा लिखा, इसको सनकी भी बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आप मुझे बताइए मुहम्मद बिन तुगलक को जब मृत्यु हुआ तो किसने बोला था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मतलब छुटकारा मिल गया? तो इसका आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक, हम आते हैं अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर। कह रहा है CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपको क्या है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। तो CPGRAMS प्लेटफॉर्म प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के तहत कार्य करता है। सरकार सक्रिय जन भागीदारी के साथ विकसित भारत के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। CPGRAMS का पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपको केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, जो नागरिकों की जो चिंता समस्या है उसको दूर करने में भूमिका निभाता है। 24/7 आवर ऑनलाइन उपलब्ध एक प्लेटफॉर्म है।
ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राय राम सीए देवनागरी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाया था? तो किसने चलाया था? ये अकबर। आपको पता होना चाहिए अकबर ही था जो वहां पे मतलब राम जी, सीता जी और ये सारा लोगों का सिक्का वगैरह पे अपना नाम चलवाता था, जो आपको क्या बोलते हैं, हमारे होली में, दिवाली में, सब में भाग लेता था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी अकबर ने राम सीए, यानी राम सीए मतलब राम सीता की आकृति, राम सीए देवनागी लेखी, क्या बोलते हैं, देवनागी लेख से कुछ युक्त सिक्के, देवनागी नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। ये क्या है? एक लिपि है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये सिक्के सोने और चांदी के बनाए जाते थे, राम टक्का कहा गया। इन सिक्कों पे एक तरफ धनुष बाण, राम सीता की तस्वीर लिए हुए बनी हुई थी, दूसरे तरफ देवनागरी में राम सीए लिखा हुआ था। अकबर ने अनुवाद विभाग, यानी सबसे पहले अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर के द्वारा किया था। रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद भी अकबर के द्वारा कराया गया था। महाभारत का जो नाम है, जो फारसी में लिखा गया था, उसको बोलते हैं रज्मनामा। तो रज्मनामा पुस्तक यानी युद्धों की पुस्तक है, रज्मनामा पुस्तक को किसका नाम है? तो महाभारत का है। इसके कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, यानी अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को बोला जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ किया, नहीं, अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को यानी कि बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि और नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। अबुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को जड़ी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि, सीरी कलम की उपाधि अबुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। किसने? अकबर ने। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जौनपुर का स्थापना किस शासक ने किया था, ये मुझे कमेंट में बताइए। और वहां से जो फतवा जारी हुआ था ये अकबर के खिलाफ हुआ था। ठीक, क्योंकि ये हिंदू जो कार्य वगैरह थे ना, ये एक सेकेंड ज्यादा करने लगे थे, तो इनके विरुद्ध क्या हुआ था? फतवा। तो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। और 1580 में जौनपुर के किसने? तो ये मुल्ला मोहम्मद यलजी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। कब? 1580 में। तो क्वेश्चन आएगा कि कब अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? 1580 में। किसने जारी किया गया? तो मोहम्मद यलजी ने। कहां से? तो जौनपुर से। 1582 में दीन इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम बड़े हिंदुओं में एकमात्र बीरबल था। अब मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? 1575 में इबादत खाना की स्थापना और 1579 में मजहर नामा की घोषणा की। अब देखिए, आपको दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दीन इलाही धर्म 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। देखिए कितना सारा फैक्ट है और ये दरोगा में आता है। मैं खुद दरोगा का एग्जाम निकाला हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं बता सकता हूं कि हाँ कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्वास रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक, अब देखिए ये आपको आ रहा है कि किसने कौन सा इमारत स्मारक बनवाया था। तो आप देखिए जो बाबर था, बाबर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं जो था आप देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, हुमायूं जो था दीन पनाह का, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर किसके? अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो ये आपको पहला का ए, बी का 2, सी का 3, डी का, यानी कि आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण, बाबर ने जामा मस्जिद जो संभल में है, दीन पनाह हुमायूं, जहांगीर महल अकबर और अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया उसने। बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे जो सिकंदराबाद में है उसको पूर्ण करवाया था। किसने? जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि हैदराबाद के स्वतंत्र शासक का संस्थापक कौन था, यानी हैदराबाद कौन था, तो चिनक्लीज खां था, ये याद रखिएगा। अब मुझे बताइए कि अवध का स्थापना किसने किया था, कौन, अवध। और बंगाल के स्वतंत्र शासक का संस्थापक भी बताइए। चिनक्लीज खां हैदराबाद के स्वतंत्र शासक थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनक्लीज खां को निजाम उल मुल्क और आसफ जहां की उपाधि दिया था, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल है 1700 आपको 19 से लेकर के 1748, ठीक है, ये इसका शासन काल है। इसी के समय में आपको 1739 में आपको नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसको कौन सा युद्ध बोलते हैं, वो आप बताइए। चिनक्लीज खां तुरानी गुट का था। 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, हिंदुओं के प्रति उदार नीति और हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया था, इसलिए वो मुस्लिम विरोधी, हिंदू विरोधी नहीं था, ठीक है। 1724 में शंकर खेरा के युद्ध में, तो शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ था, 1724 में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछा तो यहाँ दे भी दिया, बंगाल किसने, मुर्शिद कुली खां, अवध का संस्थापक शहादत खां, कर्नाटक का सादुल्ला खां, भरतपुर का चुरामन और बदनसी, रुहेलखंड का अली मोहम्मद खान, हैदराबाद का चिनक्लीज खां या निजाम उल मुल्क, या कहीं दे दे आसफ जाह, तो वो भी हो जाएगा। हैदराबाद में आसफ जाही वंश के प्रवर्तक कौन था, चिनक्लीज खां था, जिन्हें प्रायः निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए कि इतना सारा फैक्ट मिल गया, अब दूसरा क्वेश्चन बनाएगा तो इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या, नहीं। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया था। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कोठी का प्रयास किया। जिस सूरत कंपनी को पुर्तगाली प्रभाव के कारण अवरुद्ध कर दिया गया था, मतलब अवरुद्ध कर दिया गया था, नहीं स्थापित करने दिया गया था, फिर बाद में आपको 1613 में फिर से स्थापित किया गया। स्वाली या स्वपाली के युद्ध 1612 में अंग्रेज ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों का सूरत में स्थापित करने लगा, यानी कि सूरत में अपना कारखाना क्या किया, स्थापित कर दिया। दक्षिण भारत में पूर्व अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी आपको कहां खोला था, तो ये मसूलीपट्टनम में खोला था। कहां, मसूलीपट्टनम। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर, ठीक। आइए, ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया था, ठीक। कौन, अकबर के साथ करने के लिए, कौन, एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया, 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, डेनिश 1617, फ्रांसीस 1664 और स्वीडिश आपको 1731 में। अब देखिए आने का क्रम पूछता है तो याद रखिएगा, PDEDF क्या हो गया, PDEDF। पी से हो गया पुर्तगाली, डी से हो गया डच, उसके बाद ई से इंग्लिश मतलब अंग्रेज, और डी से डेनिश और एफ से फ्रांस। ये आप याद रखिएगा, PDEDF ये आने का क्रम है, अंग्रेजों के आने का क्रम क्या है, PDEDF। पी से हो गया पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश यानी अंग्रेज, और डी से डेनिश। तो आपको डच जब याद रहेगा तो बाद में एक ही ना बचा, डेनिश, और एफ से फ्रांसीसी, क्लियर। इस चीज को याद रखिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 पे जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है, तो आपको गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है, गाजीपुर में। एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसकी समाधि भारत में स्थित है, यानी बेचारा आया और यहीं पे मर गया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था। भारत में नागरिक और सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। 1786 से
1793 तक भारत का प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। भारत का प्रथम बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कर्नवाली से आया था। द्वितीय बार वो 1805 में 66 वर्ष की आयु में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, भेजा गया। और स्वास्थ्य ठीक नहीं था और 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई, जहां आज भी उसकी कब्र है। अब मुझे बताइए 1793 1786 से, तो 1786 जो है इसके पहले बंगाल का गवर्नर कौन था, मुझे आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है, कौन सा देश है, तो ये फिलिस्तीन है। ठीक, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन ने मतलब देश क्वालिफाई किया है। मई 2024 में यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया। महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी देश की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता देने का फैसला करती है, किसकी, महासभा की फैसला पर ही। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारत 30 अक्टूबर 1945 को ही यूएन का सदस्य बना था। 30 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ है आपको यूएनओ का, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, आपको न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ना इसकी कार्यकारी भाषा है। आधिकारिक भाषा में आपको चीनी हो गया, रूस, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, ये सब है। 6 अंग है, कौन कौन है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आपको वर्तमान में टोटल कितने सदस्य, 193, और 193वां जो शामिल हुआ है दक्षिणी सूडान। तो अब मुझे ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए कि दक्षिणी सूडान की आप राजधानी बताइए। ठीक, आप राजधानी इसका बताइए कि क्या होगा दक्षिणी सूडान का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का, तो ये थे कृष्ण कुमार मित्र। अब बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, और इन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के माध्यम से यह सुझाव दिया था। संजीवनी पत्रिका किसकी थी, तो कृष्ण कुमार मित्र की थी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में बहुत ही सफल रहा। स्वदेशी आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। अब बताइए कि 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है और इधर भी पूछा हुआ है। स्टेटमेंट देकर पूछा था, ऐसा नहीं कि एक लाइन में पूछ दिया था, बहुत सारा स्टेटमेंट था, उसमें से एक ये भी था कि 7 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है। ठीक, चरखा दिवस की कौन दिवस, आप मुझे बताइए। अब 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने की भूमिका, यानी कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये केशव चंद्र सेन ने निभाया था। ठीक, तो अब देखिए केशव चंद्र सेन 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल विवाह प्रतिबंध लगाने वाला ये कानून था कौन, नेटिव मैरिज एक्ट। और इस समय कौन था मतलब गवर्नर जनरल, आप मुझे कमेंट में ऑप्शन दीजिए, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो भी बोलिए, क्योंकि 1857 के बाद वायसराय और गवर्नर जनरल हो गया था। 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह वर्जित कर दिया गया। नेटिव मैरिज एक्ट में कहा गया कि जिस लड़की का उम्र 14 वर्ष से कम रहेगा वो शादी नहीं कर सकती है। ठीक है, और लड़कों के लिए 18 वर्ष से कम। फिलहाल में अभी लड़कियों के लिए 18 वर्ष हो गया है और लड़कों के लिए 21 साल हो गया। ठीक है, आपको शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। शारदा एक्ट आपको 1 अप्रैल 1930 से लागू कर दिया गया और इसके अंतर्गत लड़कियों की उम्र शादी 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष अपने विवाह के लिए होने चाहिए। जो पहले था वही इसमें भी मतलब किया गया। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ये बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, 1828 में किया था। क्लियर। आपको महादेव गोविंद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये ब्लावत्स्की ने किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये स्थापना कब किए थे, आपको कब किए थे, 1897 में
1897 इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील अलकाट द्वारा किया गया था। भारत में इसका मुख्यालय अडयार में 1882 में स्थापित किया गया था। 1907 में एनी बेसेंट इस संस्था की अध्यक्ष चुनी गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, वेदांत 1825 और ब्रह्म सभा 1828 में स्थापना राजा राम मोहन कर। देखिए तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। अब बताइए फारसी का जो अध्ययन था वो करने के लिए राजा राम मोहन राय को किस शहर में भेजा गया था? हम जहां रहते हैं बताइए कौन सा शहर में? आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब किए थे? 1857 में। इतना सारा फैक्ट है, आप याद तो कीजिए। देखिए आपका 10 से 12 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो 1885 में कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन जो था भारत का वायसराय था। डफरिन का कार्यकाल 84 से 88 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, पहले ये पूना में आयोजित होना था, गोकुलदास तेजकाल संस्कृत कॉलेज में होगा। एक्चुअली क्या हुआ, पूना में था, लेकिन पूना में क्या हुआ? प्लेग फैल गया। है बात समझ में? इसके कारण मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब सैयद अहमद खान एक ऐसा व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना संबंध नहीं रखे। बाल गंगाधर तिलक भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अध्यक्ष नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेशचंद बनर्जी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ओ ह्यूम किया गया, ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब बताइए ये ह्यूम को कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया या किस अधिवेशन में? ये मुझे आंसर दीजिए। प्लस कि पहला जो हुआ था 1885 में, उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? आप मुझे बताइए। ये 7 तो है, तो अब मुझे बताइए कि और क्या होगा, यानी कि टोटल कितना? आप बताइए 72, 75, 74 टोटल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कब चुने गए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरी बार था ना, ये त्रिपुरी था। इसी को बोलते हैं त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट। ठीक है, त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में। इसी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो मतलब कि समर्थित सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके क्या बने थे? दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन इससे पहले एक बार और थे। कब? 1938 में। 1938 में, जिसको बोलते हैं हरिपुरा। ठीक, तो हरिपुरा में भी अध्यक्ष रह चुके थे और 1939 में भी मतलब बने। अगले देख लीजिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार बने। गांधी जी द्वारा समर्थित ये पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। और ये कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के विषय पर मतभेद होने के कारण यह अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। देखिए ये 3 मई 1939 याद रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपको पता ही है कि चित्तरंजन दास थे। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में ये फॉर्मोसा जा रहे थे, यानी ताइवान, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक भी सुभाष चंद्र बोस है। 1938 हरिपुरा में आपको वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। अब मुझे बताइए कि हरिपुरा और त्रिपुरी, तो हरिपुरा किस राज्य में है और त्रिपुरी किस राज्य में, ये मुझे बताइए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे गांधी जी के पसंद तो मतलब उनको हरा दिए थे पट्टाभी सीतारामैया के, जिसके बाद गांधी जी ने स्वयं कहा कि ये मेरी हार है, और इसी कारण उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कि गांधी जी कहीं दुखी ना हो जाए।
अच्छे आदमी हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? यानी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था? तो ये आपको कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। तो कब हुआ था? 1929 में। अब मुझे एक बात बताइए कि 1929 में भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? ये कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। इतना आप कर लीजिए, रिजल्ट पक्का होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण लक्ष्य क्या घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर आपको तिरंगा फहराया था। जेल नेहरू जो थे 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी, यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर ही तिरंगा फहराया था। पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच किया था। अब बताइए 26 जनवरी को, इसीलिए जो हमारा संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी तो हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसका एक कारण था, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज था ना, ये पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया गया था, और उसी में कहा गया था कि हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 41 नंबर कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम। अब देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ से। अब कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु, पूर्व नाम कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1341 मीटर है। कितना? 1341 मीटर से। और इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जल प्रपात है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 1341। दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी नदी को। सहायक नदी में हेमावती, अर्कावती, भवानी, अमरावती, सिमसा, काबिनी, सुवर्णवती, ये सब इसकी कावेरी नदी की सहायक नदी है, याद रखिए। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में आपको गोदावरी को भी जाना जाता है और कावेरी को भी जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्मल पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी को, लेकिन दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसकी क्या करती है? महत्ता बढ़ा देती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेल नहीं है? तो मांडव की पहाड़ी दे रहा है महाराष्ट्र में। मांडव की पहाड़ी कहां दे रहा है? महाराष्ट्र में। इसका मतलब यही सुमेल नहीं है। गहजात पहाड़ी उड़ीसा में, बिल्कुल सही। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में। नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। यानी कि ये जो मांडव पहाड़ी है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गहजात की पहाड़ी उड़ीसा में है, सही है। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में। नल्लामलाई की पहाड़ी आपको, ये जो भी है ये सब पूर्वी घाट की पहाड़ियां है। तो आप देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है? तो नल्लामलाई है, बेलीकोंडा है, पालकोंडा है, नागरी है, शेषाचलम है। तो ये ध्यान रखिएगा, शेषाचलम, पालकोंडा, नल्लामलाई, ये सब कहाँ है? आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जबकि जवादी हो गया, सेवाराय हो गया, पंचमलाई हो गया, सिरुमलाई हो गया, ये सब जो पहाड़ी है ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर? ये याद रखिएगा, पूछता है। अब देखिए कह रहा है नागार्जुन सागर कहाँ है? ये नागार्जुन सागर कहाँ है? तो नागार्जुन सागर जो है ना, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। लाभान्वित होने वाला ये दो गो राज्य है आपको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इससे ज्यादा लाभ होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ना, ये आपको कृष्णा नदी है। इसकी सहायक नदी में तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, डिंडी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये बिल्कुल VVI है, याद कर लीजिएगा। ठीक। कृष्णा जल विवाद किसके बीच में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की दो सबसे बड़ी सहायक नदी है, भीमा और
तुंगभद्रा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय जो बांध है ये भाखरा नांगल बांध है। अब भाखरा नांगल बांध किस राज्य में है, आप ये मुझे बताइए। सतलज नदी पर देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना लगाया गया है। डीबीसी की स्थापना, डीबीसी स्थापना कब हुआ था, यानी कि 1948 में हुआ था। ठीक है, डीबीसी की स्थापना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी नदी घाटी जो परियोजना था इसी को बोला था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि वहां लोग काफी उसके किनारे घूमने वगैरह जाते हैं। तो आधुनिक भारत का नाम भी मंदिर जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखिए चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है चंबल घाटी परियोजना, तो ये हमको ध्यान में रखना है। कौन हो गया, तो गांधी सागर, गांधी किससे संबंधित नहीं है, तो आपको क्या बोलते हैं गांधी सागर से तो संबंधित है, जवाहर सागर से भी है, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत इस दुगो से नहीं है। कारण इसका बता रहे हैं क्योंकि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत क्या है, तो गोविंद सागर नामक गुरु मतलब जो है ना ये मतलब कृत्रिम झील है जो गुरु गोविंद सिंह के मतलब गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ये भाखरा नांगल बांध के पीछे झील को गोविंद सागर, ये देखिए यहां से आ रही है ब्यास, ठीक है, और इधर से आ रही है सतलज। यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। ठीक, यहां पर यही भाखरा नांगल बांध, यहीं पर एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गोविंद सागर बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनी एक मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश सोनभद्र में रिहंद नदी पर निर्मित है। गोविंद बल्लभ पंत किस नदी पर, रिहंद नदी पर। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत। कहां है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। अब देखिए कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये जो है ना सब चंबल नदी पर है। तो कौन कौन है, कोटा बैराज हो गया, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। चंबल नदी पर ही अवस्थित है। इस परियोजना के तहत राजस्थान में जवाहर सागर, चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप जल विद्युत गृह भी उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध है, तो पूछ देगा गांधी सागर बांध कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये आपको कहां है, कर्नाटक में। अब शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। आपको भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग में 1897 में की गई थी। कौन, सिंह, यह भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग सिंद्रापोंग में 1897 में की गई थी। भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विद्युत केंद्रों के द्वारा, मतलब ये एनएचपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। स्थापना 1975 में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना बिजली, कोल तार कारखाना, मैसूर, ये रेशमी कपड़े, ये सब दी जाती है। 1902 में जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब कौन सा किस नदी पर है, तो टिहरी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर भागीरथी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत सतलज नदी पर। कोयना नदी पर। हायाती श्रीशैलम तो कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम जो है आपको जल विद्युत परियोजना है कौन नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, टिहरी जो बांध है ना एक्चुअली क्या है, इधर से आती है आपको भागीरथी। ठीक, तो भागीरथी पर यहाँ पर एक जो है भील गंगा नदी है, यहीं पर बनाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिहरी बांध परियोजना बोला जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे बनाया गया। इधर से आता है कौन सा नदी, इधर से आता है अलकनंदा नदी। ये भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से जहाँ पे मिलती है उसी को बोलते हैं देवप्रयाग, और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा का निर्माण दो धाराओं का है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 46 नंबर। आंध्र प्रदेश बंदरगाह नगर, यानी निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, यानी आंध्र प्रदेश में कौन है, तो हो जाएगा काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। काकीनाडा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए जो क्या बोलते हैं
जो इसके पहले दरोगा का मेंस हुआ था उसमें एक बंदरगाह पूछा था और बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गया था। तो बंदरगाह से क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए कि जो आ रहा है कंफ्यूजन में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो पॉइंट से एक दो नंबर से आपका मेंस में रिजल्ट, कभी पीटी में रिजल्ट रुक जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अच्छे से पढ़े। तो देखिए तूतीकोरिन यही पूछा था, तूतीकोरिन कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, यानी कि राज्य नहीं पूछा था, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो ये क्या है? पूर्वी तट। यही क्वेश्चन मुझे मेंस में गलती हो गया था, मेरा मेंस में 148 नंबर था, 149 शायद कट ऑफ गया था। तो यानी कि 2 नंबर अगर मतलब एक ये सही हो जाता तो मेरा भी मेंस का रिजल्ट हुआ रहता। ठीक, मतलब इसके पहले वाला मैं जस्ट बता रहा हूं, तो वहां पे कुछ मार्क्स से रुक गया। उसके बाद चेन्नई, एनोर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ये ध्यान में रखिए। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी तट पर अवस्थित। तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, मर्मुगांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोची कहाँ है? केरल में। तो पूर्वी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह को आप मुझे कमेंट में एक बार लिख करके भेज दिए कि सर पूर्वी तट के बंदरगाह ये है और इस राज्य में, पश्चिमी तट के बंदरगाह ये है और इस राज्य में। इससे आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप डेफिनेटली इसको भेजिएगा। ठीक, अब देखिए 47 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना वाला है, यानी कौन सा है नवीकरणीय? तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, जैव पूंजी तो एकदम ही नहीं होगा, अपशिष्ट से भी नहीं होगा, और जल विद्युत भी कम है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कौन है? सूर्य भगवान सबसे ज्यादा रोशनी दे रहे, तो सूर्य में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा निकल रहा है ये मुझे कमेंट में बताइए। 2 होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो बताइए सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय विखंडन की? कौन होगा? आप मुझे आंसर दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा है। नवीकरणीय है। नवीकरणीय है ऊर्जा स्रोतों से सूर्य, हवा, जल, बायोमास, भू आदि तापीय शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय कार्यरत है और नवीन संसाधनों है जिनका पुनः चक्रण किया जा सके। कुछ खास नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोई खास नहीं है, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए बहुत जल्दी सेशन समाप्त होने वाला है। ये दे रहा है सुमेल करना है। ठीक है, ये गार्डर कोच, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव और कोचिन, ये कहाँ है ये आपको सुमेल करना है। ठीक है, तो ये देखिए जो है गार्डन रीच, जो है गार्डन रीच, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मझगांव तो आपको ऐसे ही पता है कि मझगांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कोचिन कहाँ पड़ता है? केरल में। अब देखिए मझगांव आपको याद है कि सी का क्या होगा? मेरा सी का 2 होगा। अब ऑप्शन में देखिए कि सी का 2, यानी ए हो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि या तो बी हो सकता था या डी हो सकता था। इसी तरह ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर मेरा? बी हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड केरल में, मझगांव महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान आंध्र प्रदेश में, गार्डन रीच पश्चिम बंगाल में। गार्डन रीच कोलकाता में स्थित है, हिंदुस्तान विशाखापट्टनम में, मझगांव मुंबई में और कोचिन कोची में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार कहां पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली कोयला खान भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला का है। तमिलनाडु के बाद लिग्नाइट का गुजरात और राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, यानी सबसे ज्यादा लिग्नाइट का तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूगर्भीय अपरिपक्व कोयला है। लिग्नाइट कोयला का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाता है, औद्योगिक में मतलब ये आधार है। कोयला को ठोस और जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। एंथ्रासाइट, बताइए भारत में एंथ्रासाइट कहां पाता है? कारगिल के क्षेत्र में। आप मुझे कमेंट कीजिए कारगिल का और कौन क्षेत्र होगा या सिर्फ कारगिल होगा। एंथ्रासाइट में देखिए कार्बन 94 से 98%, बिटुमिनस में 80 से 86, 78 से 86, लिग्नाइट में 40 से 55, पीट में 40% से कम, यानी सबसे खराब कोयला पीट होता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म है, जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में पाया जाता है।
बिटुमिनस कोयला भारत का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है, और आपको भारत के झारखंड राज्य में कोयला का सबसे ज्यादा भंडार है। तो भारत में जो कोयला पाया जाता है ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना जो है, गोंडवाना कोयला का ही भाग है जो 98% कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र से। ठीक है, आइए अब देखते हैं, कह रहा है शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण आप बताइए। तो आटाकामा हो गया, अरब हो गया, पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है, ये 30 से 60 अक्षांशों के बीच शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है। पेंटागोनिया, गोबी, लद्दाख शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, पेंटागोनिया रेगिस्तान मुख्य अर्जेंटीना और कुछ भाग में पाया जाता है। ये देखिए आपको, ये हो गया मेरा क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का ये जो तट है ना, यहीं पर पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब दिया है आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल है ना, ये जो है आपको एक सांप की तरह विश्व की सबसे लंबा देश है, जिसको बोला जाता है चिली। क्या बोला जाता है, चिली। तो चिली में ही आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल आपको पता है कहां पाया जाता है, तो ये आपको अफ्रीका में पाया जाता है। क्लियर, ये अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है ये कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और आप मेरे कहे अनुसार मात्र 15 सेट 15 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो 16वां दिन आप मैसेज करेंगे कि सर आप सही बोले थे कि ये लगभग 15 सेट में 15,000 से ज्यादा फैक्ट है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़े, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। थैंक यू।